आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्लास 10th साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की, तो कोई फिक्स वेटेज नहीं है इस चैप्टर का। हर बार इसकी वेटेज बदलती रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे 3-4 क्वेश्चन आए हैं, कई बार देखा गया है कि पूरी बायो का आधा पेपर यहीं से बन रहा है। और ये चैप्टर बहुत बड़ा है। लाइफ प्रोसेस कोई छोटा चैप्टर नहीं है। पर आज की क्लास में हम सारे कंसेप्ट को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे क्या चीजें होती हैं, लाइफ प्रोसेस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो देखो यार, टाइम को वेस्ट करने की कोई बात तो बनती नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? देखो, लाइफ प्रोसेस क्या है, नाम से जरा आप समझो। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रोसेस होना बंद हो जाए तो हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसकी वजह से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? पढ़े? बोलो भाई, पढ़े? पढ़े क्या? ठीक है। लाइफ प्रोसेस आर दी बेसिक एक्टिविटीज, ये कुछ बेसिक एक्टिविटीज बोल लो इनको, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू स्टे लाइव। मतलब जिंदा रहने के लिए एक्टिविटीज का होना जरूरी है, इन प्रोसेसेस का होना जरूरी है। जैसे कि कौन कौन सी प्रोसेस? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। अगर आप सोचो, अगर आप रेस्पिरेशन ना करो, एज्यूम करते हैं, लेट सपोज अगर आपकी बॉडी में एक प्रोसेस बंद हो जाए जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो समझते हो? रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को पाना। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। सोचो अगर रेस्पिरेशन ना हो तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे, टपक जाएंगे। एक्सक्रीशन ना हो तो क्या होगा? हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट इकट्ठा हो जाएंगे। वो वेस्ट जो बहुत हानिकारक है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, बहुत डेंजरस होता है, वो इकट्ठा हो जाएगा, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो मतलब इसमें से सारी प्रोसेस का चलना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रोसेस स्टॉप हो गई तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, अपने लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। मतलब वो सारी प्रोसेस जिसकी वजह से हम अपने लाइफ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है वो होता है न्यूट्रिशन। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में होना जरूरी है, तभी हम जिंदा रहेंगे। वैसे इस दुनिया में एक चीज है जिसके लिए पूरा संसार परेशान है, वह है फूड। खाने के लिए हर कोई परेशान है। खाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, पढ़ लिख के अच्छा खाना खाओगे। हकीकत तो यही है। पैसा कमा के क्या करोगे? पैसा कमा के क्या करोगे? गाड़ी खरीदोगे, बंगला बनाओगे। काहे के लिए बनाओगे? खाने के लिए बनाओगे। सोच के देख लेना चाहे हैं सब कुछ। अभी तुम्हें खाना मिले घर पे ना, आराम से सुकून से तुम्हें खाना मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, तुम कुछ काम ही नहीं करोगे। फूड की जरूरत सबको है। इसी वजह से बोलते हैं कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। फूड क्या है? फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है। किसका बेसिक रिक्वायरमेंट है? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर इनकी हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबको फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए। भैया, फूड अगर मिलेगा तभी लाइफ प्रोसेस होगा। सोचो, फूड ही नहीं है तो क्या लाइफ की प्रोसेस होगी? नहीं होगी। न्यूट्रिशन तब होगा जब फूड मिलेगा, रेस्पिरेशन तब होगा जब फूड मिलेगा, एक्सक्रीशन तब होगा जब फूड मिलेगा, और फूड मिलेगा तो तुम जिंदा रहोगे। तो फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबको चाहिए होता है। अब एक सवाल उठता है कि सर इस फूड में होता क्या है? इस फूड में क्या होता है? ये जो फूड होता है इसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मतलब होते हैं कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें आते हैं, है ना। कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? दे गिव्स अस एनर्जी। ये हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। जब ये हमारी बॉडी को मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट्स तो हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई? बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं।
ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर जब ये फूड के अंदर क्या होते हैं, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जब यही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को सप्लाई कर दिए जाते हैं, बॉडी को सप्लाई कर दिए जाते हैं, सप्लाई मतलब मिल जाते हैं, तो इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें मिलती है एनर्जी। और एनर्जी जब हमें मिलती है तो कहते हैं कि भाई हमको न्यूट्रिशन मिल गया। क्या मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया। तो जब आप न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाता है, न्यूट्रिशन बन जाता है। न्यूट्रिएंट मतलब फूड। न्यूट्रिएंट कहाँ होता है, हवा में थोड़ी उड़ता है, फूड के अंदर रहता है। ठीक है, समझ गए। तो आइए समझते हैं क्या है पूरी कहानी। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। न्यूट्रिएंट्स के नाम याद कर सकते हो आप, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म। जब यही न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, मतलब उसको यूटिलाइज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, वो न्यूट्रिशन बन जाता है। बोलो क्लियर है क्या। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिएंट को लेते हैं। देख रहे हो, जब न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिल जाते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन। कार्बो दाल रखी हुई है वो न्यूट्रिशन नहीं है, दाल रखी हुई न्यूट्रिशन, दाल तुम पी लोगे तब न्यूट्रिशन का काम करेगी वो। जब तुम उस न्यूट्रिएंट को इनटेक करोगे तब वो न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिएंट मतलब नाम लिखे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, है ना। और जब हम इसको इस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी तो हमको एनर्जी मिलती है ना। बोलो क्लियर है। हाँ, अब ये देखो न्यूट्रिशन की जरूरत सबको है ना। न्यूट्रिशन मिलता किससे बताओ, फूड से। भाई फूड के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं और वही हमारी बॉडी को मिल जाते हैं तो हम कह देते हैं भाई हमको न्यूट्रिशन मिल गया। हर इंसान को न्यूट्रिशन की पड़ी है, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, सबको न्यूट्रिशन चाहिए। कहने का मतलब सबको फूड चाहिए। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है। इस दुनिया में न्यूट्रिशन पाने के दो ही तरीके हैं, न्यूट्रिशन के दो तरीके होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सवाल उठता है कि सर ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है, क्लास 10th में दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पहला साइनोबैक्टीरिया, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और हरे हरे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। जितने भी हरे भरे प्लांट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया होती हैं, ये अपना खाना खुद बनाती हैं, इस वजह से उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाने का, दूसरे पे डिपेंड रहने का। जैसे कि भैया आप देख सकते हो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल तो हम ही हैं। क्या हम अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं जी, हम खाने को पकाते हैं। क्या करते हैं? पकाते हैं। तो तुम लोगों को अगर कोई लगता है किसी को कि तुम खाना बनाते हो तो गलत सोचते हो, तुम खाने को पकाते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कई तरीके का होता है, जैसे कि एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब कि पूरा का पूरा फूड हम लोग क्या कर देते हैं, इंजेस्ट कर लेते, खा लेते हैं। ऐसे खाना है आप खा लिया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो भाई, when whole food is ingested, food is digested inside the body। जब हम पूरा का पूरा फूड इंजेस्ट कर ले और वो जो फूड हमने खाया है वो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? यस, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका पार्ट है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। डेड डिकेइंग मतलब सड़ा गला एनिमल है। मान लो कोई एनिमल था, चींटी थी, वो मर गई, कोई जानवर है वो मर गया, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे वो जो फूड को होते हैं ना उसको ऑब्टेन करते हैं। अब ये जब ऑब्टेन करते हैं तो फूड को अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करते हैं। जितने भी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप खाना खाते हो तो खाना खा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है अंदर डाइजेस्ट होगा। लेकिन जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो डेड डिकेइंग एनिमल से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, वो बेटा अपने खाने को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं फिर अंदर लेते हैं। इसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि ईस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है? बोलो, ईस्ट इसका एग्जाम्पल है, इसको लर्न करके रखना है। और होलोजोइक का एग्जाम्पल हम इंसान, ह्यूमन बीइंग, काऊ, बफेलो,
है ना, डॉग, ठीक है। एक और हेटरोट्रॉफिक में टाइप होता है जिसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मतलब क्या होता है, जो किसी के अंदर रह करके न्यूट्रिशन को गेन करता है उसे बोलते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। तो डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे कि कसकटा, इसका एग्जांपल क्या है, कसकटा। कसकटा को हम लोग बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं बेटा, अमरबेल। ये ना प्लांट के ऊपर ऐसे मान लो, अगर ये प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट के ऊपर से ये ऐसे अटैच रहेगा और इसे प्लांट से अपने न्यूट्रिशन को सक करता रहेगा, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हो तो उसे बोलेंगे पैरासिटिक। जब कभी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है, क्योंकि अगर मार देगा तो न्यूट्रिशन ही कहाँ मिलेगा। मान लो कसकटा या अमरबेल है, वो जिस पेड़ पे उस पेड़ को खत्म कर दे तो वो भी तो मर जाएगा, क्योंकि वो तो उसी की वजह से जिंदा है। ऐसे ही कभी आपने जोंक के बारे में सुना है, पानी में जोंक रहती है, जोंक हमारा ब्लड सक करती है, सक करती रहती, तो हमारे ब्लड से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके साथ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, आओ इसको देखते हैं। देखो भाई, हमने कहा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने को खुद बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस दुनिया में अगर बात किया जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो उसमें सबसे पहले आते हैं प्लांट्स। यानी प्लांट्स ऐसे स्पीसीज होते हैं, कैसे, जो अपना खाने खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाने का। तो ये क्या करते हैं, कैसे अपने खाने को खुद बनाते हैं, इनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इनके अंदर होती है बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जो हरे भरे प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीफ होती है, इनकी लीफ के अंदर बहुत ढेर सारा पिगमेंट होता है ना, ग्रीन कलर का, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इनके लीफ में क्या होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, इनका सिर्फ एक काम होता है, ये जो सन से लाइट एनर्जी आ रही है ना, इसको एक ग्रीन कलर के पिगमेंट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब कभी फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन करता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट। प्लांट हरे होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पत्तियों में भी क्लोरोफिल होती है। तो जो प्लांट की पत्तियां होती हैं वो इस सनलाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एक बार सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई, अब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे इस लाइट एनर्जी को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, तो लाइट ये क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, बताओ। फोटोसिंथेसिस में जानते हो क्या होता है, अगर मैं आपको पूरी फोटोसिंथेसिस की कहानी बताऊं, तो अगर ये प्लांट है तो ये इसका रूट होगा, है ना, ये ऐसे मान लो ये पूरा का पूरा प्लांट है। रूट से क्या जाता है बताओ, रूट से आता है वाटर H2O। ये पानी जा करके मान लिया पहुंचा एक लीफ में, मान लो लीफ है, ये वाटर यहां पे पहुंच गया। एटमॉस्फेयर से ये लीफ क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी। रूट से क्या गया, पानी गया। एटमॉस्फेयर से इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। और जैसे इसने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और वाटर को लिया, इससे मिल करके, अभी मैं बैलेंस करना सिखा दूंगा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट मतलब HNO, ये बना देते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। आप देखो बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब गई और प्लांट के क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, तो यहां पे एक केमिकल बन गया जिसको बोलते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कहीं ना कहीं उस लाइट एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में बदला कि नहीं बनना, कन्वर्ट किया कि नहीं कन्वर्ट किया। तो वही लिखा है कि पहले स्टेप में क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरे स्टेप में वो जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है केमिकल एनर्जी में। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो लाइन लिखी हुई है ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आती है, पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल था भाई, जमीन से पानी गया, तुम देखो ये किस में टूट गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। कैसे सर,
आप देखो जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना, ये ऑक्सीजन कहां से आया होगा? ये ऑक्सीजन आया है इस वाटर से। ये जो वाटर जमीन से गया ना, यहीं से हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ये ऑक्सीजन हमको मिल गया। अगर सोचो, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन स्प्लिट ना होता तो क्या हम और आप सांस ले पा रहे होते? नहीं ले पा रहे होते। तो पहले स्टेप में तो सनलाइट एब्जॉर्ब होती, दूसरे स्टेप में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि ग्लूकोज बनता है, और ये जो ऑक्सीजन और वाटर निकल रहे हैं ना, इसी वजह से निकल रहे क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए, स्प्लिट हो गए, तभी तो ऑक्सीजन मिला है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं मिलता है हमको, ये वाला जो हम सांस ले रहे हैं, ये तभी मिलता है जब ये वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है। समझ गए? तो दूसरे स्टेप में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ से हाइड्रोजन कुछ इसके ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बना लेता है और ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है। दूसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। आप एक बात बताओ, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, जैसे मैंने कहा आपसे कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, बोला कि नहीं बोला? आप एक बात बताओ, एक केमिकल का नाम क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर है क्या? कार्बन। कार्बन आया कहां से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो कन्वर्ट हुआ होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसे था, CO2 ऐसे था। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या ऐड हुआ होगा? हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन के ऐड होने को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बताओ? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? इसको तो हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो हाँ या ना। तो भाई पक्की बात है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ तभी तो ग्लूकोज बना, तो इसको क्या बोल देते हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों स्टेप आपको लर्न करके रखने। बोलो लर्न रहेंगे? बोलो पक्का? आगे बढ़े? ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वांटेड इक्वेशन है। इस पे हर साल सीबीएसई सवाल पूछता है, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको लर्न करके रखना है। ठीक है। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत की चीजें क्या है। भाई CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अच्छा, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो मिलता क्या है हमें? आप अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखो तो आप समझ पाओगे इस चीज को कि जब कभी फोटोसिंथेसिस होती है तो हमको जो चीज मिलती है वो मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। ये देखो ऑक्सीजन, ये वाटर और ये ग्लूकोज। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, वाटर और ग्लूकोज। ये इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये क्या होगा? ये हमारे लिए फूड है। क्या है भाई? फूड है। ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब देखो, प्लांट ने ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को तो बना लिया, ये प्लांट के क्या है? फूड है। अब मान लिया इसको हमने खा लिया, इस फूड को जो उन्होंने बनाया, उसकी भाई प्लांट को तो हम खाते हैं। प्लांट ने क्या बनाया होगा? अपने अंदर कुछ स्टोर किया होगा उस फूड को, वही तो हम लोग खा लेते हैं। जैसे चावल है तो चावल में क्या है? कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट। वो कैसे बना होगा? जब उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया होगा तब वो कार्बोहाइड्रेट बना होगा, वो स्टोर है, उसी को तो हम लोग खा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखो, अगर हम बात करें वो जो ये जो बना हुआ है ना, ये जो फूड ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है, ये प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मतलब इनको स्टोर करना है तो इसको स्टार्च के फॉर्म में करेंगे। और अगर हम एनिमल्स खाना खा लिया, हमारे अंदर बहुत कार्बोहाइड्रेट हो गया, बहुत ग्लूकोज हो गया, तो हमारी बॉडी इसको एक्सेस चीजों को स्टोर कर लेती है। अब अगर हमारी बॉडी इसको स्टोर करेगी तो करेगी ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? किसको? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को ही। प्लांट स्टोर करेगा स्टार्च के फॉर्म में और हम लोग स्टोर करेंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन किसके फॉर्म में चीजों को स्टोर करता है। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जब फोटोसिंथेसिस करना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ले लेते हैं? इनके पास में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के अंदर। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। कहाँ होते हैं? स्टोमेटा के अंदर। इसे स्टोमेटा से ही प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है? अभी तक हमको लगता है, देखो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो लीफ को क्या चाहिए होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस हो गई तो बना क्या, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं ना, तो वो जो प्लांट में ऑक्सीजन बना है वो बाहर कैसे निकलेगा, इसी स्टोमेटा से। मतलब स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ऑक्सीजन बनता है वो बाहर भी यहीं से आता है। तो कहीं ना कहीं गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन, अभी मैं इसको समझाऊंगा। वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। तो दोनों चीजों में स्टोमेटा का रोल होता है, पहला किसमें, गैसेस के एक्सचेंज में, दूसरा ट्रांसपिरेशन में। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा होता कैसे है, एक सेल होता है जिसे बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल ही ओपनिंग और क्लोजिंग आप स्टोमेटा कराता है, ठीक है। क्लोज स्टोमेटा है, इसका मतलब इसमें ये श्रिंक है, वाटर क्या है, नहीं है इसमें, ये श्रिंक है। तो ये जब श्रिंक रहेगा मतलब वाटर नहीं रहेगा गार्ड सेल में, तो क्या रहेगा, जैसे गार्ड सेल में वाटर नहीं है तो फूला हुआ है, गार्ड सेल में भर गया तो ये ऐसे फूल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन। तो जब स्टोमेटा स्वेलन रहता है, मतलब गार्ड सेल स्वेलन रहता हो, तो ये क्या रहता है, ओपन। इसमें क्या रहता है, वाटर फिल रहता है। तो जब गार्ड सेल में वाटर फिल रहता है तो गार्ड सेल ओपन कर देता है स्टोमेटल पोर को। तो देखो ओपन स्टोमेटल पोर हमेशा फूला हुआ होगा और श्रिंक वाला हमेशा क्लोज होगा। जब वाटर गार्ड सेल में जाता है तो गार्ड सेल स्टोमेटल पोर को ओपन कर देता है, ठीक है। तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है और ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब श्रिंक कर देगा तो कोई चीज आ जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। ये देखो बताया गया है, वही काम जो मैंने बोला है। अब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं कुछ डेजर्ट प्लांट्स में। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं डेजर्ट प्लांट्स। ये कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, देखो इनमें ना कुछ चीजें होती हैं, इनमें 2 स्टेप में चीजें होती हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे क्या होता है। देखो फोटोसिंथेसिस की बात करें डेजर्ट प्लांट में, तो इनमें रात में स्टोमेटा खुलता है, नाइट में स्टोमेटा ओपन होता है। कोई पूछा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वैसे ही उनके पास पानी की कमी है। अगर वो दिन में स्टोमेटा ओपन करेंगे तो भाई स्टोमेटा ओपन करने का मतलब वो वाटर का लॉस करना, उसके अंदर जितना भी पानी होगा सब बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। और रेगिस्तान में तो पानी की वैसे भी कमी होती है, सन की लाइट में ही अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करते हैं। तो ये बहुत चालाक होते हैं। डेजर्ट प्लांट रात में अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं। स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है कि नहीं जाता है। और रात ही के टाइम पे जो वाटर होता है वो रूट एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रात में स्टोमेटा के थ्रू आ गई अंदर, पानी भी पहुंच गया और ये एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं। क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों के मिलने से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर तुरंत नहीं बनेगा, इसके लिए चाहिए होगी सनलाइट। सनलाइट तो है ही नहीं रात में। तो रात में लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, और ये क्योंकि यहाँ पे सनलाइट तो है नहीं तो फूड तो बन नहीं सकता है, तो ये क्या कर देते हैं, ये एक इंटरमीडिएट बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, मैलिक एसिड। ये एक इंटरमीडिएट होता है, ये रात के टाइम पे बना लेते हैं, ठीक है। रात के टाइम पे एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो ये अपने स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब रात में इनका इंटरमीडिएट यानी मैलिक एसिड बन चुका है। सुबह क्या होगा, सुबह ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। उसके लिए स्टोमेटा को ओपन करने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि वो तो क्लोरोफिल कर लेगा। तो दिन का जैसे ही टाइम होगा अब ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे। और ये जो मैलिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, क्योंकि सनलाइट तो मिल चुकी है। समझ रहे हो, तो बहुत चालाक होते हैं डेजर्ट प्लांट। दिन में स्टोमेटा को ओपन नहीं करते हैं, दिन में स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो फोटोसिंथेसिस तो हो जाएगा पर वाटर का लॉस होगा। तो क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, रात में पानी को लेते हैं और दिन के टाइम इंटरमीडिएट बना लेते हैं मैलिक एसिड। जैसे ही दिन होता है तुरंत ये लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, स्टोमेटा को बंद करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब हुआ, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। बोलो जय बाबा की, समझ में आ गया। और डेजर्ट प्लांट ऐसे ही अपना क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर के बने हैं। अमीबा की बात करें तो इनके पास होता है स्यूडोपोडिया,
क्या होता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया से क्या करते हैं? ये अपने फूड को कैप्चर करते हैं। स्यूडोपोडिया से क्या करते हैं? फूड को कैप्चर करते हैं। अब ये फूड को मान लिया खा लिया इन्होंने, अब ये फूड जाता है इनके फूड वैक्यूल में, ये फूड वैक्यूल है, और इसी फूड वैक्यूल में इसका क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। और जैसे डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये जो डाइजेस्ट हो गया ना, अब डाइजेस्ट होने के बाद कुछ चीजें होंगी जिसको फर्दर डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, उसको इसी सेल से ये लोग क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। मतलब सेल से ही इन्हें, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके पास कोई वेल डेवलप सिस्टम तो है नहीं, माउथ तो है नहीं कि माउथ से खाने को लेंगे, इसी सेल से खाने को अंदर लेते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। वो खाना फूड वैक्यूल में जाता है, फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड वापस से इसी स्यूडोपोडिया से बाहर निकल जाता है। बोलो समझ में आई बात? किस प्रोसेस से होता है? एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। ऐसे ही पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम चप्पल के तरीके से, जैसे स्लीपर होता है हम लोगों का, वैसे ही पैरामीशियम होता है। इसके ऊपर ना कुछ स्पेशल स्पॉट होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल स्पॉट होते हैं। और ये जो तुम्हें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। सीलिया क्या करता है? ये ऐसे ये इधर उधर फूड को पुश करता है। जैसे मान लिया खाना यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अब ये सीलिया इसको इधर ढकेलेगा ढकेलेगा ढकेलेगा, ये स्पेशल स्पॉट तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? जैसे स्पेशल स्पॉट तक पहुंचेगा तुरंत, जैसे मैं आपको इसको समझाता हूं, ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये फूड है, ये फूड यहाँ पे है, ये इसकी सीलिया है। अब ये जो सीलिया है ये इस फूड को यहाँ भेजेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेशल स्पॉट है, और जैसे इसके अंदर जाएगा फूड का क्या हो जाएगा? डाइजेशन। फूड वैक्यूल बनेगा, डाइजेशन हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो वापस से बाहर आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम अपनी माउथ की बात करें तो माउथ को बोलते हैं बक्कल कैविटी, है ना। सबसे पहला डाइजेशन अगर कहीं से स्टार्ट होता है तो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। हमारे माउथ में होते हैं टीथ, दांत। दांत क्या करते हैं? फूड को च्यू करते हैं, छोटा छोटा करते हैं, है ना। तो चिविंग का काम किसका होता है? चिविंग को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। इसको कौन करता है? टीथ करता है। टंग क्या करता है? जो फूड हमने च्यू किया उसका टेस्ट क्या है? भाई मोमोज का टेस्ट अगर तुम्हें पता है तो जीभ है, क्योंकि इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वही रिसेप्टर्स हमको बताते हैं। अगर तुम्हारी जीभ के ऊपर रिसेप्टर ना होते, जिसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, तो तुम टेस्ट ही नहीं जान पाते। तो टीथ च्यू करता है, टंग हमको टेस्ट बताता है, और हम कहते हैं कि पहला डाइजेशन जो होता है माउथ में होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं। डाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में तोड़ना। किस में कन्वर्ट करना? सिंपल फूड सब्सटेंस। ऐसा क्यों सर? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस मतलब जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, C6H, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस पे कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में उस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक सिंपल फूड सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, उसमें कई सारे ग्लूकोज होते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में इसलिए तोड़ा जाता है ताकि उसको हर सेल तक हम पहुंचा सके। भाई मान लो हमने ये हमारा स्टोमक है, इसमें फूड का डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपल फूड सब्सटेंस में टूट जाएंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज में, अब ये ग्लूकोज को हर सेल तक पहुंचा दिया जाता है। हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स इस ग्लूकोज को हम लोग हर सेल तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है डाइजेशन में? माउथ। फिर माउथ से हमारी एक पाइप आती है, इसको बोलते हैं ऑइसोफेगस, इसको बोलते हैं फूड पाइप। जब हम खाने को खाते हैं तो ये जो फूड होता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करते करते हमारे स्टोमक तक पहुंचता है, और ये स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर होती गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं जिसमें कई सारी एंजाइम्स होती हैं, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है उसका काम होता है प्रोटीन के डाइजेशन का। हमारे पेट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर पेप्सिन वर्क कर पा रही तो उसके पीछे का रीजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखता है, और ये मेंटेन रहना जरूरी है, तभी पेप्सिन वगैरह अपने प्रोटीन का डाइजेशन कर पाएगी। और एक होती है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है?
भाई तुम जानते हो हमारे पेट में है HCl, HCl बहुत खतरनाक है। तो अगर म्यूकस ना हो तो HCl हमारे स्टोमक को खत्म कर देगा, इसलिए हमारी म्यूकस की लाइनिंग होती है पेट के अंदर। बोलो क्लियर है? तो ये सारी चीजें होती हैं भाई, ठीक है। फिर लिवर होता है, लिवर का काम क्या होता है? लिवर का काम होता है बाइल जूस निकालना। क्या काम होता है भाई? बाइल जूस। बाइल जूस मतलब समझते हो? बाइल जूस एक ऐसा जूस है ना, जो फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। इमल्सिफिकेशन, बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करता है? लिवर करता है। और लिवर कैसे करता है उसको? बाइल जूस में निकाल के। वैसे मान लो कॉम्प्लेक्स फैट है, बड़े बड़े फैट है, तो भाई फैट का भी डाइजेशन तो करना हमारी बॉडी का ही तो काम है। तो फैट की डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? लिवर। ये क्या निकालता है? बाइल जूस। और बाइल जूस इस बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में या छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और तुम्हें पता है कि स्टोमक में फूड जब रहता है तो ये एसिडिक रहता है, और जब ये फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंजाइम्स हैं वो एल्कलाइन पीएच पे काम करती हैं। स्टोमक में जो एंजाइम्स हैं वो सब एसिडिक पीएच पे काम करेंगे, जैसे पेप्सिन वगैरह। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो सब किस पे काम करती है? एल्कलाइन पीएच पे। और उस एल्कलाइन यानी कि बेसिक पीएच पे, उस बेसिक पीएच को मेंटेन करने में भी कौन रोल प्ले करता है? कोई एसिडिक चीजों को गायब कर देता है, बेसिसिटी ला देता है, वो है बाइल जूस। तो बाइल जूस का दो काम होता है, एक इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और दूसरा एल्कलाइन को, फूड को एल्कलाइन बनाना। यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज का काम क्या होता है? पेनक्रियाज का काम होता है पेनक्रियाटिक जूस निकालना। क्या निकालना? पेनक्रियाटिक जूस निकालना। जैसे कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। ट्रिप्सिन, स्टोमक में पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन निकालता कौन है? पेनक्रियाज। कौन निकालता है? पेनक्रियाज। ऐसे होता है लाइपेज। लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? देखो, फैट, बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम करता है लिवर, बाइल जूस निकाल के। और जब ये छोटे छोटे फैट्स के टूट गए हैं, अब इस फैट को डाइजेस्ट करने का कौन काम करेगा? लाइपेज। कौन करेगा? लाइपेज। और लाइपेज कौन निकालता है? पेनक्रियाज। कौन निकालता है? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज कितना एंजाइम निकालता है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन, लाइपेज जो कि फैट का डाइजेशन करता है। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब जब सबका सब कुछ डाइजेशन हो जाता है तो हमारी बॉडी में होती है विलाई। क्या होती है? विलाई। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, ग्लूकोज बन गया। प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, अमीनो एसिड बन गया। फैट का डाइजेशन हो गया, फैट का डाइजेशन होता है तो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो हमारी पेट के अंदर होती है विलाई। विलाई क्या करती है? जो हमारी डाइजेस्टेड फूड है, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड जो सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। देखो, रेस्पिरेशन में दो चीजें होती हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग होता है। और फूड को ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। जैसे देखो, हम जो खाना हमें मान लो मिला पेट में, हमको सिंपल सब्सटेंस मिला ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ पहुंचेगा बताओ? सेल के अंदर। भाई ग्लूकोज विलाई एब्जॉर्ब करेगी, सेल तक पहुंचाएगी। अब इस ग्लूकोज को तोड़ के इससे कुछ एनर्जी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। ये जो एनर्जी हमको मिल रही है ना ग्लूकोज को तोड़ के, CO2H2 और एनर्जी, ये हमको मिलती है एटीपी के फॉर्म में। 38 एटीपी मिलती है ना, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी जब यही ग्लूकोज टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट? फूड। ठीक है, टू गेट एनर्जी। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इनहेल एंड एक्सहेल। सिंपल। रेस्पिरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। याद रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों जगह पे होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि चलो इसको मैं अभी यहाँ ही समझा देता हूँ। जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। मैंने कहा था ना, इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये C6H12O6 है,
इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2C3H6O3। भाई 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे वापस से ग्लूकोज ही तो बन गया। तो जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसे बोलते हैं पाइरुवेट। तो पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया जाता है पाइरुवेट में। हर ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म को किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, सॉरी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया जाता है पाइरुवेट में। कहां पे, साइटोप्लाज्म में। अब अगर ये पाइरुवेट ईस्ट के अंदर जाएगा तो ईस्ट करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के अब्जेंस में ये इस पाइरुवेट को तोड़ेगा, कहने का मतलब ग्लूकोज को तोड़ेगा, तो ये बनाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, एथेनॉल का फार्मूला सबको पता है ना, C2H5OH होता है। ये कौन बनाता है, ईस्ट बनाता है ऑक्सीजन के एब्जेंस में, यानी यहाँ पे उस पाइरुवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। हमारी मसल्स में कई बार जब हम दौड़ते हैं बहुत तेज, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो हमारी मसल्स भी लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाती हैं, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये जो पाइरुवेट बना है अगर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है ह्यूमन के, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है, और ये हमारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मैंने बता दिया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल को इंस्पिरेशन बोलते हैं, एक्सहेल को एक्सपिरेशन बोलते हैं। डायफ्राम की हेल्प से इसको किया जाता है। जब हम सांस को लेते हैं तो नेसल पैजेस से होते होते विंड पाइप होती है, विंड पाइप खुलती है लंग्स में, लंग्स के अंदर होती है एल्वेलाई। एल्वेलाई कैसी होती हैं एल्वेलाई कुछ ऐसी होती हैं। एल्वेलाई का काम क्या होता है, जो भी हमारा ऑक्सीजन आ रहा है उसको दे देना ब्लड वेसल्स को। यहां से हम कल पढ़ाएंगे, क्या बोलते हो, टाइम कम है अपने पास, यहां से हम कल पढ़ाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, अभी सब खराब हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया है पक्का, यहां से हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ये टाइम भी हमें कम मिला। हाँ 20 मिनट अभी हमें और चाहिए, और 20 मिनट हमारे पास है नहीं, हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट है, क्योंकि टाइम क्लास 4:20 से 25 मिनट पे स्टार्ट हुई है। तो अगर हमारी क्लास 4 बजे स्टार्ट होती तो चैप्टर खत्म हो जाता। ठीक है, बस तुम लोग इसको पढ़ते रहना मेरे साथ साथ।